नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में भाजपा जबरदस्त फंस चुकी है। पप्पू यादव ने कहा कि दूंगा सबूत, जरूरत पड़ी तो सार्वजनिक कर दूंगा ऑडियो। जी हां दोस्तों, एम्बुलेंस घोटाले को लेकर ये बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भाजपा सांसद के बंगले पर कई एम्बुलेंस खड़े पाए गए और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिसके बाद अब मोदी सरकार जबरदस्त सवालों से घिरती नजर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महामारी का असर, मध्यम वर्ग का एक हिस्सा मोदी से हुआ खफा और लोकप्रियता में 13% की गिरावट हो गई है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है और 13% लोकप्रियता गिर चुकी है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन में 26 के बाद होगा बड़ा फैसला। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यही स्थिति बनती रही तो 2024 में पीएम मोदी का और भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार, पप्पू यादव बोले जरूरत पड़ी तो सार्वजनिक कर दूंगा ऑडियो, रूडी से मेरी दुश्मनी नहीं। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मांग की है कि पूर्व मंत्री व सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रशिक्षण केंद्र में खड़ी एम्बुलेंस मामले में महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान कौशल विकास के नाम पर हुए घोटाले की जांच कराने की ओर भी आकृष्ट किया है। पप्पू ने लगाया धमकी देने का आरोप। पप्पू यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में राजीव प्रताप रूडी और उनके समर्थकों द्वारा धमकी देने का आरोप लगाया। कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम ऑडियो भी सार्वजनिक करेंगे। बकौल पप्पू यादव, अगर हमें मार देने से बिहार की जनता को एम्बुलेंस, दवाई और ऑक्सीजन आदि मिल जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। रूडी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे धमकी दी और राजनीति का आरोप लगाया वह शर्मनाक है। महामारी जैसे हालात को इंगित करते हुए जाप प्रमुख पप्पू यादव ने सांसद मत के अनुपयोगी बड़ी एम्बुलेंस को लेकर जनतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। एम्बुलेंस के अभाव में कोविड मरीजों की दिक्कत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमनौर में खड़ी एम्बुलेंस सरकारी संपत्ति है और सरकार को इसका उपयोग करना चाहिए। एम्बुलेंस को सियासी मोड़ देना जायज नहीं, रूडी। वहीं इसके जवाब में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। सारण में उनके माध्यम से कोविड पीड़ितों को फ्री एम्बुलेंस सेवा दी जा रही है। कोरोना को लेकर चालक नहीं मिलने से कुछ एम्बुलेंस खड़ी हैं, जिसे सियासी मोड़ देना जायज नहीं है। हालांकि इस पर जाप प्रमुख ने त्वरित जवाब देते हुए शनिवार को कहा कि उनके पास 40 चालक मौजूद हैं। छपरा जिला प्रशासन इन चालकों से सांसद मत की एम्बुलेंस का संचालन कराए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी का असर, मध्यम वर्ग का एक हिस्सा मोदी से खफा हुआ, लोकप्रियता 13% गिरी। जी हां दोस्तों, भारत में कहर ढा रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने समाज के हर तबके को प्रभावित किया है। वायरस की पहली लहर इतनी अधिक भयावह नहीं थी। मई के पहले सप्ताह में एक दिन में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 4 लाख और मृतकों की संख्या 4000 से अधिक हो चुकी है। अस्पतालों में लोग बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। मध्यम वर्ग के बहुत बड़े हिस्से पर संकट की जबरदस्त मार पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाला यह वर्ग अब बेचैन है। वह मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर सामने आया है। ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर के अनुसार मोदी की लोकप्रियता में 13% की गिरावट आई है। वायरस का प्रकोप शुरू होने के बाद पिछले साल मध्यम वर्ग के कई लोग मंदी से प्रभावित हुए थे। वॉशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है बीते वर्ष मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख कम हो गई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और कांग्रेस पार्टी के नेता अजय कुमार कहते हैं, लोग पहली लहर में कोविड-19 से दूसरे लोगों की मौत की खबर सुनते थे, अब तो स्वयं उनके परिजन प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल की एक महिला डॉक्टर बताती हैं, वे मध्यम वर्ग के कई लोगों का इलाज कर रही हैं। लोग अपने पिता, माँ, बच्चों या पत्नी की जान की भीख मांगते हैं। वे असहाय हैं, क्रोधित हैं। इस महिला डॉक्टर को ही अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सीनियर डॉक्टरों से मिन्नत करनी पड़ी थी। उन्हें ब्लैक में 10,000 रुपए देने के बाद भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला। वे बताती हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या किया जा सकता था। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े फराज मिर्जा की भी ऐसी ही भावनाएं हैं। 21 अप्रैल को सेंट स्टीफन अस्पताल में उनके पिता की मृत्यु हो गई। अधिकृत कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उस दिन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। भारतीय मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा मोदी की भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि अब यह मोदी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। सेंटर फॉर स्टडी डेवलपिंग सोसाइटीज में चुनावी राजनीति के रिसर्च प्रोग्राम लोकनीति के सह डायरेक्टर संजय कुमार कहते हैं, मोदी ने बहुत लोगों को निराश किया है, इनमें मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा शामिल है।
प्रधानमंत्री के काम को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या अगस्त 2019 के 12% से इस वर्ष अप्रैल में बढ़कर 28% हो गई है। कुमार कहते हैं, लगता है मोदी ने संकट पर अधिक ध्यान नहीं दिया और लोगों को उनके हाल पर छोड़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में 26 के बाद होगा बड़ा फैसला, राकेश टिकैत ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसान 26 मई के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। टिकैत ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने यहाँ सर्दी देखी, अभी गर्मी में तप रहे हैं, बरसात देखेंगे और फिर सर्दी के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लेकर आम जनता सहित किसानों में गुस्सा है। इसका असर बंगाल चुनाव में भी दिखा। अगर केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर समाधान नहीं निकालेगी तो भाजपा को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पराजय का सामना करना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से युद्ध की कमान गडकरी को सौंपने की सलाह मान लेते मोदी तो सरकार के नियंत्रण में रहती महामारी। भाजपा एमपी का फिर केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमितों और मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच विपक्ष के साथ साथ भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार केंद्र पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में स्वामी ने पीएम मोदी को सलाह दी थी कि वे कोरोना से लड़ाई की कमान नितिन गडकरी को सौंप दे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी के लिए कमेटी बनाने के फैसले को लेकर भी स्वामी ने तंज कसा है। क्या बोले सुब्रमण्यम स्वामी? भाजपा सांसद ने ट्वीट कर कहा, अगर मोदी ने मेरे गडकरी वाले प्रस्ताव मान लिया होता तो कोरोना वायरस से युद्ध सरकार के नियंत्रण में रहता। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी नियुक्त कर दी है, जिस प्रस्ताव पर सॉलिसिटर जनरल ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक लोकतंत्र में यह सरकार के खिलाफ आदेश है। पीएमओ की टीम को बताया था सनकी। स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, हम अब 3 मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति में हैं, अर्थव्यवस्था, चीन और कोरोना वायरस महामारी पर। बता दें कि राज्यसभा से भाजपा के सांसद स्वामी ने कुछ दिनों पहले ही कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा गडकरी को सौंपने की वकालत करते हुए पीएम कार्यालय के अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि हमें इस संकट से निपटने के लिए गंभीर प्रबंधन करने वाली टीम चाहिए, जो कि प्रतिक्रिया पर निगरानी रख सके और योजना तैयार कर सके, न कि पीएमओ की सन की टीम। चीन को लेकर भी चेतावनी दे चुके हैं स्वामी। एक दिन पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की चिंताएं बढ़ाते हुए कहा था कि मुसीबत की इस घड़ी में चीन ने अपनी सेना पीएलए की अतिरिक्त कुमुक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार लद्दाख में भेज दी है ताकि भविष्य में वह हमला कर सके। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन हमको लोगों की जान के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पहले गलती की, हमें चीनी सैनिकों के वापस जाने तक कैलाश रेंज से हटना ही नहीं चाहिए था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, किसान आंदोलन को कमजोर करने का सवाल ही नहीं। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को कमजोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि खुद उनकी सरकार इन कानूनों का कड़ा विरोध करती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य की मौजूदा गंभीर स्थिति के मद्देनजर किसी भी कीमत पर वीकेंड लॉकडाउन और अन्य बंदिशों का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगियां दांव पर लगी है, जिन्हें बचाना हमारी प्राथमिकता है और यह हर पंजाबी की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों पर कोई रंगत ना दे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन का विरोध करने के आह्वान के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को डीजीपी से कहा था कि वीकेंड लॉकडाउन की सभी बंदिशों का सख्ती के साथ पालन करवाएं और किसी भी कीमत पर इसका उल्लंघन करने की इजाजत ना दी जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को फिर कहा कि किसी को भी लोगों की जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 जत्थेबंदियों के नेताओं ने किसान आंदोलन के बारे में उनके इरादों पर शंका पैदा करने के लिए उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि हमारी सरकार किसानों के हितों के खिलाफ कैसे जा सकती है। पंजाब सरकार देश में पहली सरकार थी जो केंद्र सरकार के खतरनाक कृषि कानूनों को निष्प्रभाव करने के लिए विधानसभा में संशोधन बिल लाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट में एम्बुलेंस जमाखोरी के लिए बीजेपी सांसद पर हो केस, पप्पू यादव ने पर्दाफाश करने के बाद की मांग। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और बिहार से 4 बार सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पप्पू यादव ने शुक्रवार को सारण में रूडी के कार्यालय में छिपाकर रखे गए 30 से अधिक एम्बुलेंस का खुलासा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि रूडी ने सांसद निधि से खरीदे जाने के बावजूद व्यक्तिगत क्षमता के तहत एम्बुलेंस को छिपा रखा था। पप्पू यादव ने कहा, यह बेहद चौंकाने वाला मामला है कि रूडी ड्राइवरों की अनुपलब्धता का बहाना दे रहे हैं। करदाताओं के पैसे से एम्बुलेंस खरीदी गई थी। इस मामले में एम्बुलेंस को जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात किया जाना चाहिए था और राज्य सरकार को ड्राइवर नियुक्त करना चाहिए था।
किस क्षमता के तहत रूडी ने उन एम्बुलेंस को अपने कार्यालय में रखा? वह क्यों कह रहे हैं कि ड्राइवरों की अनुपलब्धता के कारण एम्बुलेंस को उसके परिसर के अंदर रखा गया था? पप्पू यादव ने कहा, जब बिहार के लोग एम्बुलेंस और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रूडी ने मानवता के खिलाफ असंवेदनशीलता और जघन्य अपराध किया है। वह मुझे सस्ती राजनीति करने और ड्राइवरों की व्यवस्था करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मैंने अपने स्तर से 40 ड्राइवर की व्यवस्था की है। मैं एक फ़ोन नंबर भी दे रहा हूं जहां वह या सरकारी अधिकारी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ड्राइवर इस संकट के समय स्वयंसेवकों के रूप में ड्यूटी करेंगे। पूर्व सांसद ने कहा, सांसद निधि से एम्बुलेंस खरीदी गई थी, इसीलिए रूडी को स्पष्ट करना चाहिए कि उन एम्बुलेंस से प्राप्त राजस्व से किसको फायदा हुआ। मानदंड के अनुसार राजस्व को राज्य के खजाने में जाना चाहिए। उन्हें एम्बुलेंस का वित्तीय विवरण प्रदान करना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा, बिहार में मेडिकल माफियाओं द्वारा एम्बुलेंस चल रही है। वे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 7,000 से 25,000 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। संकट के समय राज्य सरकार ने कोविड मरीजों को मुफ्त सेवाएं देने के बजाय उनके रेट तय किए हैं, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव ने कहा, मैं उन्हें और एनडीए सरकार को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार की सड़कों पर 24 घंटे काम कर रहा हूं। इससे पहले ऑफिस परिसर में 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी मिलने का खुलासा होने पर राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव इस पर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। रूडी ने एम्बुलेंस पर जवाब देने के बजाय पप्पू यादव को सलाह दी कि उन्हें मधेपुरा में राजनीति करनी चाहिए। सारण के लोग उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में ऑक्सीजन आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 12 सदस्यीय टास्क फोर्स। कई अस्पतालों के टॉप डॉक्टर शामिल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने, जरूरत देखना और उसका आवंटन करना होगा। टास्क फोर्स में देश भर के नामी गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैन पावर और चिकित्सा देखभाल के मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है उसमें शामिल 12 सदस्यों के नाम वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर भाबातोष बिस्वास, दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, नारायण हेल्थ केयर के चेयरपर्सन डॉक्टर देवी शेट्टी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर JV पीटर, मेदांता अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश त्रेहन, फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर राहुल पंडित, सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर सौमित्र रावत, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंस के डॉक्टर शिव कुमार, मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर जरीर F, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक, जो कि सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होगा। पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस वजह से विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पटना, इलाहाबाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फटकार भी लगा चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों सुनवाई के समय केंद्र को फटकार लगाई थी और दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई रोजाना देने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए पिछले दिनों कहा था कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर ना करें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो फिर सरकार आगे आकर देश को यह बताना चाहिए कि किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन का आवंटन किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय का सामना कर पा रहा, मोदी सरकार पर शिवसेना का निशाना। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में जहां पड़ोस के छोटे देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार के कई करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। शिवसेना ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा पिछले 70 वर्ष में बनाई गई व्यवस्था ने देश को ऐसे कठिन समय से पार पाने में मदद की है जैसे समय का सामना आज वह कर रहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में लिखा कि यूनिसेफ ने डर व्यक्त किया कि भारत में जिस गति से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे दुनिया को वायरस से खतरा है। इसने यह भी अपील की है कि अधिकतम देशों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश ने रेमडेसिविर की 10,000 शीशियां भेजी हैं, जबकि भूटान ने चिकित्सीय ऑक्सीजन, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका ने भी आत्मनिर्भर भारत की मदद की पेशकश की है। सामना ने कहा है कि साफ तौर पर भारत नेहरू गांधी द्वारा बनाई गई व्यवस्था के सहारे है। कई गरीब देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान, रवांडा और कांगो जैसे देश दूसरों से मदद लेते थे, लेकिन आज के शासकों की गलत नीतियों के चलते भारत आज
इस स्थिति से गुजर रहा है। शिवसेना ने कहा कि जहां गरीब देश अपने अपने तरीके से भारत की मदद कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं है कि एक तरफ भारत बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों से मदद ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी नए संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए कई करोड़ के सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने को तैयार नहीं है। शिवसेना ने कहा कि दुनिया कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर और खतरनाक होगी, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी को आज भी बस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे भी घेरने की पड़ी है। उसने कहा कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देने की मांग की है और यह इस बात का सबूत है कि मौजूदा स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह विफल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, बोली बंगाल हथियाने के चक्कर में 6 महीने नहीं किया काम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 संकट केंद्र के पिछले 6 महीनों में कोई काम न करने का नतीजा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और नेता बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज राज्य में आ रहे थे। बनर्जी विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायक विमान बंदोपाध्याय की तीसरी बार अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने के बाद बोल रही थी। सांप्रदायिक उकसावे वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा चुनाव जीतने में नाकाम रहने के बाद हिंसा भड़का रही थी। बनर्जी ने निर्वाचन आयोग में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, मैं चुनौती दे सकती हूं कि अगर निर्वाचन आयोग ने सीधे सीधे उनकी मदद न की होती तो भाजपा 30 सीटें भी नहीं जीत पाते। इस चुनाव में निर्वाचन आयोग के सामने कुछ स्थानों पर छेड़छाड़ हुई। उन्होंने दावा किया कि अब भाजपा जनादेश को स्वीकार नहीं कर सकते और फर्जी वीडियो पोस्ट करके हिंसा भड़का रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को हिंसा और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बलों के कर्मी RT-PCR कोविड-19 जांच कराए बिना चुनावों के दौरान राज्य में तैनात थे, जिससे यह संक्रमण फैला। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र ने पिछले 6 महीनों में काम नहीं किया। उन्होंने कहा, बंगाल में दोहरे इंजन वाली सरकार बनाने के लिए उन्होंने भारत को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया। पिछले 6 महीनों में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया और वे बंगाल पर कब्जा जमाने के लिए रोज यहां आते थे। गौरतलब है कि कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कोरोना के कहर से हाहाकार, जानवरों तक पहुंचा संक्रमण। इटावा लायन सफारी में पॉजिटिव मिली 2 शेरनी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी में 2 शेरनी गौरी और जेनिफर कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। दोनों को आइसोलेट कर दिया गया है। सफारी प्रशासन के अनुसार दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। इटावा सफारी के डायरेक्टर के सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल से शेरनी गौरी और जेनिफर को बुखार आ रहा था। जांच के लिए रक्त व मल के नमूने 3 मई को IVRI बरेली भेजे गए थे। 6 मई की शाम को दोनों शेरनियों में कोरोना होने की पुष्टि की गई। दोनों शेरनियों को आइसोलेशन में रखा गया है। विशेषज्ञों का परामर्श के अनुसार शेरनियों का इलाज किया जा रहा है। डायरेक्टर ने बताया है कि दोनों शेरनियों की हालत स्थिर है। हैदराबाद और फिर इटावा में शेर कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लायन सफारी, कॉर्बेट पार्क और चिड़ियाघरों में कोविड गाइडलाइन के तहत सतर्कता बढ़ा दी गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,076 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही 372 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 4,25,649 टेस्ट हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 2,41,403 टेस्ट हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लखनऊ में 25, कानपुर में 31 और हापुड़ में 30 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 33,117 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में इस समय 2,54,118 कुल एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 33,117 संक्रमित मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। शुक्रवार को भी 372 मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार व बुधवार को क्रमशः 357 व 353 लोगों की जान यह वायरस ले चुका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्नदाता का ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ 10 मई को क्रांति दिवस मनाएंगे किसान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की शुक्रवार को हुई बैठक में 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। वहीं प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए आंदोलन स्थल पर 24 घंटे भोजन की व्यवस्था करने की घोषणा की है। किसानों की हुई बैठक में कहा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में 10 मई को हुई थी, इसलिए किसान इसी दिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाएंगे। किसानों का कहना है कि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए क्रांति दिवस मनाने की बात कही गई है।
संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि 10 मई को किसान क्रांति दिवस के दिन मंच पर अमर शहीद मंगल पांडे सहित अन्य शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही किसान आंदोलन को सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए संकल्प दोहराया जाएगा। वहीं आंदोलन में लंगर की व्यवस्था में भी किसानों ने सुधार किया है। जानकारी के मुताबिक प्रवासी मजदूर व गरीबों को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जलपान व सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान किसी भी समय आने वाले जरूरतमंदों को भी भोजन कराया जाएगा। साथ ही आंदोलन स्थल के आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी जिम्मेदारी स्वयं सेवकों को सौंपी गई है। एम्स से रिटायर्ड डॉक्टर दे रहे कोरोना से बचने के सुझाव। किसानों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एहतियातन दिल्ली फाइट कोविड-19 नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें अनुभवी डॉक्टर किसानों को कोरोना से बचने के सुझाव दे रहे हैं। इन डॉक्टरों में एम्स के पूर्व डायरेक्टर अनिमेश दास व डॉक्टर SK सिंह शामिल हैं, जो किसानों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने की जानकारियां दे रहे हैं। वहीं यूपी गेट बॉर्डर पर शुक्रवार को हुई बैठक में DP सिंह, बलजिंदर सिंह मान, धर्मपाल सिंह सहित अन्य कई लोग मौजूद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल। जी हां दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी के कारण कोरोना संक्रमितों की हो रही मौतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केंद्र सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा दाखिल की गई है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि देश के जिला अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन प्लांट है और न ही ऑक्सीजन के भंडारण की व्यवस्था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।